नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और हाँ, थोड़े सेंसिटिव विषय पर बात करने वाले हैं। दक्षिण भारत में चचेरे भाई बहनों में शादी की प्रथा। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? समाज और सेहत पर इसका क्या असर होता है? और क्या इससे जुड़े कुछ खतरे भी हैं? चलिए आज इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। क्या ये सवाल कभी मन में आया है कि साउथ इंडिया में कजिन मैरिज, मतलब चचेरे ममेरे या फुफेरे भाई बहनों में शादी, नॉर्थ इंडिया के मुकाबले इतनी ज्यादा क्यों होती है? मतलब एक ही देश पर शादी को लेकर इतने अलग अलग रिवाज, ऐसा क्यों? आज हम इसी सेंसिटिव टॉपिक को बिना किसी भी पक्षपात के सिर्फ और सिर्फ कल्चर, साइंस और जमीनी हकीकत के आधार पर समझेंगे। हमारा मकसद किसी भी परंपरा को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके हर पहलू को अनबायस तरीके से सामने रखना है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम आंकड़ों से समझेंगे कि ये प्रथा साउथ में कितनी कॉमन है। फिर हम इसकी गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों को खोदेंगे। उसके बाद इसके वैज्ञानिक प्रभाव और समाज पर पड़ने वाले असर को भी जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि आजकल ट्रेंड्स कैसे बदल रहे हैं और आखिर में एग्जाम के लिए जो जरूरी बातें हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं कुछ आंकड़ों से, ताकि हमें इस प्रथा का स्केल पता चले। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है। ये दिखाता है कि जहां पूरे देश का नेशनल एवरेज करीब 11% है, वहीं अकेले तमिलनाडु में ये आंकड़ा 28% और कर्नाटक में 27% तक पहुंच जाता है। मतलब इन राज्यों में ये प्रथा नेशनल एवरेज से डबल से भी ज्यादा आम है। ये फर्क बहुत बड़ा है और यही हमें इसके कारणों को और गहराई से समझने पर मजबूर करता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी शब्द समझ लेते हैं, कंसैंग्विनस मैरिज। ये लैटिन के 2 शब्दों से बना है, कॉन यानी साझा और सैंग्विस यानी खून या रक्त। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे 2 लोगों के बीच शादी जिनके पूर्वज एक ही हों। तो सवाल वही है कि दक्षिण भारत में इस प्रथा की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं? जवाब छिपा है इसके कल्चर और इसकी हिस्ट्री में। तो देखिए, साउथ इंडिया में इसके पीछे कई बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं। एक तो है सदियों पुरानी द्रविडियन परंपरा, जहां मामा की बेटी या बुआ के बेटे से शादी को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा बड़ा कारण है प्रॉपर्टी को परिवार के अंदर ही रखना, ताकि जमीन जायदाद का बंटवारा बाहर न हो। इससे न सिर्फ परिवार और समाज के बंधन मजबूत होते हैं, बल्कि इसे जाति और क्लास की एकरूपता बनाए रखने का एक तरीका भी माना जाता है। और हाँ, कुछ लोग इसे अपने वंश की शुद्धता बनाए रखने के लिए भी जरूरी समझते हैं। और ये स्लाइड नॉर्थ और साउथ के मैरिज सिस्टम के बीच का जो फंडामेंटल फर्क है, उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। साउथ में एंडोगेमी को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब अपने ही रिश्तेदारी या समुदाय के अंदर शादी। वहीं नॉर्थ इंडिया में एक्सोगेमी का चलन है, यानी अपने कुल, गोत्र या गांव के बाहर शादी करना। नॉर्थ में जो गोत्र सिस्टम है, वो एक ही वंश में शादी को सख्ती से रोकता है, जबकि साउथ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमने कल्चरल क्यों तो समझ लिया, पर अब सवाल आता है साइंटिफिक क्या का? जब एक ही जीन पूल में पीढ़ियों तक शादियां होती हैं, तो साइंस की नज़र में इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? इतिहास में ना एक बहुत बड़ा सबक छिपा है, हैब्सबर्ग राजवंश के उदाहरण से। यूरोप का ये शक्तिशाली शाही परिवार पीढ़ियों तक अपने ही रिश्तेदारों में शादी करता रहा, और नतीजा गंभीर जेनेटिक बीमारियां जैसे कि हैब्सबर्ग जॉ, और आखिर में इस महान राजवंश का पतन। ये एक ऐतिहासिक चेतावनी है जो इनब्रीडिंग के खतरों को साफ साफ दिखाती है। अब बात करते हैं मॉडर्न साइंस की। 2013 में यूके में एक बड़ी स्टडी हुई। उसमें पाया गया कि जो फर्स्ट कजिन मैरिजेस होती हैं, उनसे पैदा हुए बच्चों में से करीब 3% बच्चों में जन्म से ही जेनेटिक प्रॉब्लम यानी कॉन्जेनिटल एनोमलीज थीं। और अब इसे कंपेयर कीजिए जनरल पॉपुलेशन से, मतलब ऐसे कपल्स जो रिश्तेदार नहीं हैं, उनमें ये रिस्क सिर्फ 1.6% था। साफ है, करीबी रिश्तेदारों में शादी होने पर यह रिस्क लगभग डबल हो जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इससे कुछ खास तरह के रिसेसिव जेनेटिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। हम सबके अंदर कुछ अच्छे और कुछ खराब जीन्स होते हैं। जब 2 ऐसे लोग शादी करते हैं जो रिश्तेदार नहीं हैं, तो इस बात की संभावना कम होती है कि दोनों में एक ही जैसा कोई खराब जीन हो। लेकिन जब कजिन्स शादी करते हैं, तो संभावना बढ़ जाती है कि उनके दादा दादी से मिला कोई छुपा हुआ खराब जीन उन दोनों में मौजूद हो और वो बच्चे में सामने आ जाए।
जेनेटिक असर के अलावा इस प्रथा का साइकोलॉजिकल और सोशल ताने बाने पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। रिश्ते कैसे बदलते हैं और समाज पर इसका क्या प्रभाव होता है, चलिए अब इसे समझते हैं। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पूजा राय की इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। वो कहती हैं, महिलाओं के लिए अचानक बदले हुए इन जटिल रिश्तों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो कल तक चचेरा भाई था वो आज पति है, और जो चाची थी वो अब सास है। रिश्तों का ये जो अचानक बदलाव है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल सकता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। ये स्लाइड रिसर्च का एक और गंभीर पहलू सामने रखती है। स्टडीज में पाया गया है कि ऐसी शादियों में शामिल महिलाओं में डिप्रेशन का खतरा जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। परिवार का दबाव और रिश्तों को निभाने की जो उलझनें हैं, वो अक्सर मेंटल हेल्थ पर भारी पड़ती हैं। और अगर हम इसे और बड़े सामाजिक लेवल पर देखें, तो ये प्रथा कभी-कभी जातिवाद को मजबूत करने और दौलत को कुछ ही परिवारों में समेटने का काम भी कर सकती है, जिससे समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी गहरी हो सकती है। तो क्या ये प्रथा हमेशा ऐसे ही रहेगी, या फिर समय, एजुकेशन और जागरूकता के साथ इसमें कोई बदलाव आ रहा है? चलिए देखते हैं कि आज की ज़मीनी हकीकत क्या है। अच्छी खबर ये है कि बदलाव आ रहा है, और ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रहा है। जॉर्डन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों में भी, जहां ये प्रथा बहुत आम थी, अब जागरूकता बढ़ने के साथ इसमें धीरे-धीरे कमी देखी जा रही है। और यही ट्रेंड अब दक्षिण भारत के शहरी इलाकों में भी नजर आने लगा है। तो भारत में इस बदलाव के पीछे वजह क्या है? कई पॉजिटिव कारण हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है महिलाओं की शिक्षा का बढ़ता स्तर। पढ़ी लिखी महिलाएं अपनी सेहत और भविष्य के बारे में बेहतर फैसले ले पा रही हैं। दूसरा, इंटरनेट और मीडिया की वजह से हेल्थ रिस्क के बारे में जागरूकता बढ़ी है। लोग अब जेनेटिक काउंसलिंग जैसी चीज़ों के बारे में भी जान रहे हैं। इसके अलावा शादी की औसत उम्र बढ़ना और बेहतर आर्थिक स्थिति भी लोगों को परिवार से बाहर जीवन साथी चुनने के लिए इनकरेज कर रही है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को कुछ मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं, ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। तो मुख्य बातें ये हैं। सोशियोलॉजी के एंगल से देखें तो ये द्रविडियन बनाम गोत्र किनशिप सिस्टम का एक क्लासिक उदाहरण है। एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से ये एंडोगैमी है, जिसका मेन मकसद संसाधनों को परिवार में रखना है। साइंस हमें बताता है कि इससे रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स का खतरा बढ़ जाता है। सामाजिक मुद्दे के तौर पर यह महिलाओं की मेंटल हेल्थ और जातिवाद पर असर डालता है। और सबसे जरूरी डेटा पॉइंट NFHS 5 के मुताबिक तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में इसकी दर सबसे ज्यादा है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, जिस पर विचार जरूर कीजिएगा। किसी भी समाज के लिए अपनी परंपराओं और मॉडर्न साइंस की समझ के बीच एक सही बैलेंस बनाना कितना जरूरी है, और ये बैलेंस बनाया कैसे जा सकता है, इस पर अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।